मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम मई 2022 में है और लगभग एक महीने का टाइम आपका बचा है एग्ज़ाम्स के लिए। शायद एक महीने से भी थोड़ा सा कम। हम लास्ट स्टेजेस में हैं अपनी प्रिपरेशंस के, जहाँ पे हम लोग अब अपने अमेंडमेंट्स की सीरीज़ को भी कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। जो रिवीजन टेस्ट पेपर है उसका चर्चा, उसका डिस्कशन तो मैं आपके साथ इस अमेंडमेंट की सीरीज में साथ साथ में कर ही रहा हूँ। जो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड आरटीपी में क्वेश्चन पूछे गए थे, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ आरटीपी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये अमेंडमेंट की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे अमेंडमेंट की सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ जीएसटी के सारे अमेंडमेंट डिस्कस कर दिए थे, जो भी मई 2022 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। इनकम टैक्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, और इनकम टैक्स की जो सीरीज है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने फाइनेंस एक्ट 2021 के प्रोविजन अप्लाई करने हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। पहला चैप्टर डेफिनेशंस वाला, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं है। दूसरा चैप्टर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का है, उसमें एक छोटा सा चेंज है जहाँ पे नॉट लायबल टू टैक्स का इन्होंने आपको परिभाषा दी है। साथ साथ में याद रखिएगा इसका सेक्शन भी नया आया है, 2 सब सेक्शन 29A, आप क्लॉज 29A भी इसे कह सकते हैं। अब जो पुराना क्लॉज था सेक्शन 2 क्लॉज 29A, पुराना जो था वो कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन से था, उसका इन्होंने क्लॉज चेंज करके डबल ए कर दिया है, एंड दिस हैज बिकम क्लॉज ए, कैपिटल गेन्स में क्लॉज डबल ए। ये मैंने आपको सारी बात बताई थी। इसके साथ में टैक्स कैलकुलेशन में हमारा जो कंपनी से रिलेटेड जो टैक्स रेट होगा उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर कौन सा चेक करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर 2019 2020 चेक करने वाले हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। सरचार्ज में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम में कोई अमेंडमेंट नहीं है। गिफ्ट के टॉपिक में एक अमेंडमेंट है जहाँ पे हम लोग 110% की जगह 120% कंसिडर करेंगे अगर कुछ कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं। वो कंडीशंस मैंने आपको दी हुई है। इसके साथ साथ में जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 43CA में भी है। इनफैक्ट मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो मेनली जो प्राइमरली ये जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट 43CA का था, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट सेक्शन 56(2) में आता है, तो इन्होंने 56(2) में भी उसका इम्पैक्ट दिया है। लेकिन प्राइमरली मेनली ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट सेक्शन 43CA का है। डिविडेंड इनकम का जो चैप्टर था उसमें कोई अब अमेंडमेंट, कोई बदलाव कुछ नहीं है। सैलरी के चैप्टर में चेंज है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कि एग्ज़ाम के अंदर प्रोविडेंट फंड का टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। मेरे को नहीं लगता कि आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा? वो इस वजह से है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया बन जाता है। नाउ व्हाट इज़ ग्रे एरिया? देखिए, कानून के अंदर जब कोई चीज़ बहुत साफ साफ हो, साफ साफ मेंशन्ड हो और उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ अ वाइट एरिया। अगर कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मेंशन्ड ही नहीं है, मेंशन्ड ही नहीं है कानून के अंदर, और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, कानून उसके बारे में टोटली साइलेंट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक एरिया। फिर बीच में आता है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कानून में मेंशन तो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे एरिया। उदाहरण देता हूं मैं आपको इसका एक बड़ा आसान सा। प्रोविडेंट फंड में आपको याद है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12% का पैसा, 12 अप टू द 12% ऑफ सैलरी, तो 12% तक अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है। और अब इन्होंने ये भी कह दिया कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 7.5 लाख रुपए वाला कंसेप्ट लगेगा, तो 12% वाला लगाना है, 7.5 वाला लगाना है, दोनों लगाने हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है कानून के अंदर। और क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये ग्रे एरिया है। हालांकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि आपने दोनों को रिकंसाइल कैसे करना है।
मैंने आपको बताया कि आप पहले 12% का एग्जाम्पशन दीजिए, जो बाकी का अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को 7.5 लाख की लिमिट में यूज कीजिए, दोनों को अप्लाई कीजिए। लेकिन कानून में साफ साफ ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ग्रे एरिया है। और याद रखना, जो भी ग्रे एरियाज होते हैं वो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं, नेवर एवर, कभी नहीं। तो एग्जाम के अंदर क्या ये आएगा, इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ऑलमोस्ट। लेकिन एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा, इससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने आपको दिया था और उसको समझाया भी था, और मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि ये इस बार का अमेंडमेंट नहीं है, ये पिछली बार का अमेंडमेंट है। लेकिन इस बार हम लोग इसको इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल तक सिर्फ 1 साल की कैलकुलेशन हो रही थी, इस साल से 2 साल की कैलकुलेशन हो रही हैं। इस वजह से हमें वो करके जाना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और क्योंकि प्रैक्टिस करना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस इसके करवाए थे। एक तो जो आरटीपी में क्वेश्चन आया था वो था, एक स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन गिवन है वो था, और एक मैंने आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दिया था वो था। इसके साथ साथ में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था सैलरी के बाद। सैलरी तो हमारा फिर ये पूरा हुआ था। सैलरी के बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, हाउस प्रॉपर्टी में आई टोल्ड यू देयर इज नो अमेंडमेंट, किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। फिर हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट किया था। आप सबको अच्छे से पता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर को मैं पर्सनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। डेप्रिसिएशन में अलग कर देता हूँ और बाकी के सारे कंसेप्ट्स को मैं अलग कर देता हूँ। तो डेप्रिसिएशन में 2-3 चेंजेस हैं। पहला जो चेंज है वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, वो कंसेप्ट मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जहां पे सेक्शन 115 BAC अप्लाई हो रहा होगा, दैट इज अ स्पेशल टैक्स रेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, वहां पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट विल बी 40%। 40% से ज़्यादा का डेप्रिसिएशन रेट नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डेप्रिसिएशन के केस में फिर आपने कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपके साथ उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको इसके करवा दिए थे, एंड सो ऑन। Then we went on to the topic of business and profession. Business and profession के अंदर मैंने आपके साथ पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था, 43B का भी किया था, और उसके साथ बाकी के जो सेक्शन थे वो भी किए थे। और ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, 110% मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 43B वाला सेक्शन है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज 100% है, पक्का आएगा एग्जाम में। इसके बाद कैश रिसिप्ट्स वाला कंसेप्ट था, टैक्स ऑडिट वाला कंसेप्ट था, जहाँ पे 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, वो वाला कंसेप्ट था। एंड प्रिजम्पटिव इनकम्स में सेक्शन 44 ADA का कंसेप्ट था, जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स और LLPs को इन्होंने अलाउ किया है। बाकी और कोई भी SSC जो है वो 44 ADA फॉलो नहीं करेगा। कैपिटल गेन्स का जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 29 क्लॉज 29AA में, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन होती है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। कैपिटल गेन्स के कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, आज नहीं करूंगा, आज नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर दूंगा, जहाँ पे सेक्शन 45(4) होगा हमारे पास। और साथ साथ में मैंने आपके साथ कैपिटल गेन्स में एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज स्लम सेल। तो ये दोनों टॉपिक्स, स्लम सेल और वो वाले टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ साथ में मैं आपको रिवीजन टेस्ट पेपर RTP का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। आज की इस क्लास के अंदर जो हम लोगों ने टॉपिक करना है वो कैपिटल गेन्स के बाद वाला टॉपिक है। अदर सोर्सेज अमेंडमेंट नहीं है, क्लबिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं है, लॉसेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, डिडक्शन में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। 80EEA का जो ड्यूरेशन है वो 21 में खत्म हो रहा था, उसे 22 कर दिया है। सेक्शन 115 BAC में एक अमेंडमेंट है, मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 40% का होगा। AMT में कोई अमेंडमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का। एग्जम्प्टेड इनकम्स में एक अमेंडमेंट है जो कि कैपिटल गेन से रिलेट करता है, तो मैं अभी इसको भी स्किप कर रहा हूँ। ये भी मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा, या शायद मैं आज ही डिस्कस कर दूँ, देख लेता हूँ मैं। लेकिन जो अभी मेरे को आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है, सबसे पहला वो टॉपिक है ये वाला, कहाँ पे गया जी, हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न भी मैं आपके साथ कर चुका हूँ,
जहाँ पे 6-7 अमेंडमेंट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न के चैप्टर में, और क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं तो दिस चैप्टर अगेन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर इन्होंने दे दिए हैं। मैंने जो आज आपके साथ डिस्कस करना है वो है टॉपिक टीडीएस का। तो टीडीएस का टॉपिक में इन्होंने एक अमेंडमेंट डाला है, और मैं ये मानता हूँ कि ये अमेंडमेंट्स अननेसेसरली लोगों को तंग करने के लिए, हरास करने के लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स बनाए जा रहे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट शिकंजा कसोगे तो वो ज़रूर अपने आप को बचाने की और ज़्यादा कोशिश करेगा। You let loose somebody and then they will work in a different manner. अगर आप शिकंजा कसोगे तो person will act in a different manner. तो हमारी सरकार यही काम कर रही है, शिकंजा कसती जा रही है, और लोग टैक्स की चोरी करने में और ज़्यादा दिमाग लगाने लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ टीडीएस। मैं आपके साथ टीडीएस का ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। टीडीएस के टॉपिक में आपको याद है हम लोगों ने सेक्शन 206AA एक टॉपिक किया था, जहाँ पे अगर कोई एक व्यक्ति अपना पैन नंबर PAN दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर पेई अपना पैन नंबर पेयर को इन्फॉर्म नहीं करता है तो मैक्सिमम टैक्स रेट जो होगा उस केस में वो 20% का होगा। हालांकि 20% से ज़्यादा भी होता है कुछ केसेस में, मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन इस साल से इन्होंने एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और जैसे मैंने कहा ना शिकंजा कसने वाली बातें, तो वो शिकंजा और ज़्यादा कसने की कोशिश करी, और सरकार ने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन नहीं करा है, ITR सबमिट नहीं करी है, if somebody is not submitting the ITR इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर हायर TDS का रेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने लेटर से पैन नंबर इन्फॉर्म किया है पेयर को पैन नंबर इन्फॉर्म किया है, तो 206AA तो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न से सबमिट नहीं करते हैं पास्ट ईयर्स की, तो फिर हम आपके ऊपर TDS के हायर रेट्स अप्लाई करेंगे इस ईयर में। 206AB नाम का नया सेक्शन आया, TDS ऑन नॉन फाइलर ऑफ ITR एट द हायर रेट। इफ TDS इज टू बी डन अंडर एनी सेक्शन, अगर TDS काटना है किसी भी सेक्शन में, इफ द TDS इज टू बी डन अंडर एनी सेक्शन, अगर TDS किसी भी सेक्शन में कट करना है कुछ सेक्शंस को छोड़ के, जैसे 192 सैलरी का, 192A प्रोविडेंट फंड का जो पैसा विड्रॉल है, 194B 194BB जो विनिंग से रिलेटेड है, 194N जो TDS ऑन कैश विड्रॉल्स है, तो इन सेक्शंस को छोड़ दें। बाकी सभी सेक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो जितने भी सेक्शंस हैं 193, 194, उसके बाद 194A, देन हमारे पास C, D, E, F, और वो पूरी सीरीज हमारी जाती है। और इस साल 2022 के बजट के अंदर तो इन्होंने 2 सेक्शन और इंट्रोड्यूस कर दिए उसके अंदर। तो मेरे को लगता है कि मोदी सरकार इस पूरी सीरीज को Z तक लेकर आएगी, तब इनको चैन आएगा। जब तक Z तक नहीं पहुंचेगा तो इनको चैन नहीं आने वाला। चलो तो ये इन सेक्शंस को अगर हम लोग छोड़ दें, देन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेबल और क्रेडिटेड बाय पर्सन टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो अगर ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पैसा दे रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है अभी मैं डिस्कस करेंगे, तो TDS शैल बी डन एट द रेट। TDS होगा कितना, या तो डबल द रेट एज गिवन अंडर द रेलेवेंट सेक्शन, या फिर 5% विच एवर इज हायर। तो डबल द रेट, अगर आपको याद हो यही कंसेप्ट हम लोगों ने वहां पे भी किया था, सेक्शन 206AA में किया था, डबल द रेट और 20% विच एवर इज हायर। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। तो डबल द रेट का मतलब क्या हुआ, उदाहरण देता हूँ मैं। याद करो सेक्शन 194C, सेक्शन 194C में जो रिसीवर है उसके स्टेटस के हिसाब से हम लोग ये डिटरमिन करेंगे कि TDS का रेट क्या लगाना है।
क्या वो टीडीएस का रेट हमने 1% लगाना है या टीडीएस का रेट 2% लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द पेई, रिसीवर कौन है। चलो मान लो रिसीवर एक इंडिविजुअल है, तो टीडीएस का रेट 1% आता है, तो 1% का डबल कर दो, 1% का डबल हो गया मतलब 2%। 2% को कंपेयर करो 5% के साथ, विच एवर इज हायर, तो इसका मतलब 5% का रेट हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए होगा? ये उसके लिए होगा जो रिसीवर एक स्पेसिफाइड पर्सन है। अब मन में क्वेश्चन आता है, साहब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, इसको मैंने नीचे लिख के दिया है पॉइंट नंबर सी में। स्पेसिफाइड पर्सन दैट इज पेई, जिसको पैसा मिल रहा है। पेई कौन है? पेई एक ऐसा व्यक्ति को स्पेसिफाइड पर्सन माना गया हु हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर immediately preceding 2 assessment years and the time limit for filing ITR has expired। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 2 सालों में अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी है, दोनों सालों में अगर उसने रिटर्न सबमिट नहीं करी है और रिटर्न सबमिशन का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और 139(1) में जो ड्यू डेट दी है, या फिर 31 जुलाई या 31 अक्टूबर उसकी ड्यू डेट बीत गई है, लेकिन रिटर्न उसने अभी तक सबमिट नहीं करी है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है। साथ में उसकी एक और कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है? उसका पिछले सालों का एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस जो होगा वो 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा इन ईच ऑफ दीज 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में हर साल उसका जो टीडीएस और टीसीएस का एग्रीगेट अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है, और पिछले दोनों सालों में हर साल उसने अपनी आईटीआर सबमिट नहीं करी है और आईटीआर सबमिट करने का टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसने अपनी आईटीआर सबमिट नहीं करी और जिसका टीडीएस का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, उसको सरकार ने कह दिया कि साहब आप हमारी नजरों में स्पेसिफाइड पर्सन हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ गया तो फिर उसके लिए टीडीएस का रेट क्या होगा करंट ईयर में? जो कोई व्यक्ति उसको पैसा देगा, स्पेसिफाइड पर्सन को पैसा देगा, तो टीडीएस किस रेट पे काटेगा? टीडीएस काटेगा या तो डबल द रेट या 5% विच एवर इज हायर। तो हायर के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे टीडीएस में ये वाला सेक्शन आया 206A(b), बिल्कुल इसी प्रकार से इन्होंने टीसीएस के अंदर भी सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर सेक्शन है जो टीसीएस के अंदर भी इशू किया गया। टीसीएस के अंदर भी इशू किया गया सेक्शन है 206CCA। अगेन यहां पे भी एग्जैक्टली सेम यही कंसेप्ट है कि जो व्यक्ति नॉन फाइलर है, जिसने अपनी आईटीआर सबमिट नहीं करी है, उसके लिए हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई करेंगे। ध्यान से पढ़ेगा, इफ द टीसीएस इज टू बी डन ऑन एनी सम और अमाउंट रिसीव्ड बाय द कलेक्टी फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन से टीसीएस का पैसा ले रहा है, याद रखना टीडीएस में तो वो स्पेसिफाइड पर्सन को दोगे और टीसीएस में क्या करोगे? स्पेसिफाइड पर्सन से वो पैसा लोगे। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन से पैसा ले रहे हो तो फिर उस केस में टीसीएस का रेट क्या होगा? उस केस में टीसीएस का रेट होगा डबल द रेट या 5% विच एवर इज हायर, या तो डबल या 5% विच एवर इज हायर। तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया। स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग जो उस सेक्शन में था वही यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर आप लगातार 2 सालों तक अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते और आपकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है और टीडीएस और टीसीएस का एग्रीगेट 50,000 या उससे ज़्यादा का था पिछले दोनों सालों में हर साल, तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि साहब ये एक स्पेसिफाइड पर्सन है। तो 206CCA और 206AB दोनों ये सेक्शन एक जैसे सेक्शंस हैं। बस एक बात का ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे एक व्यक्ति है उसने ना तो अपना पैन नंबर सबमिट करा है पेयर को, और वो व्यक्ति ऐसा है जो ना अपनी रिटर्न्स भी सबमिट नहीं करता, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके लिए सेक्शन 206AA अप्लाई हो रहा है और ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सेक्शन 206AB वो भी अप्लाई हो रहा है, दोनों अप्लाई हो रहे हैं। अगर दोनों सेक्शन अप्लाई हो रहे हों, अगर दोनों सेक्शन अप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करें?
हमारे को सरकार ने इसका भी रास्ता दिखा दिया। सरकार ने कहा अगर आपके लिए 206 डबल ए वाला सेक्शन भी अप्लाई हो रहा है, दैट इज पैन नंबर नहीं दिया तो, और साथ में 206 ए बी भी अप्लाई हो रहा है, दैट इज आपने रिटर्न सबमिशन नहीं करा है, तो सरकार ने कह दिया कि ऐसे केस में टीडीएस काटा जाएगा उस रेट के ऊपर जो दोनों सेक्शन में हायर होगा। तो ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको दिखाया नहीं, हाँ, तो टीडीएस काटा जाएगा उस अमाउंट के ऊपर जो दोनों सेक्शन का हायर होगा। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, 206 डबल ए में पैन सबमिट नहीं करा, 206 ए बी में आईटीआर सबमिट नहीं करा पिछले 2 सालों का, दोनों सालों का, तो ऐसी सिचुएशन में करंट ईयर में उस व्यक्ति के ऊपर जब टीडीएस काटा जाएगा तो टीडीएस किस रेट पे काटा जाएगा, 206 डबल ए का रेट कैलकुलेट कर लेना, 206 ए बी में जो रेट है वो कैलकुलेट कर लेना, दोनों में हायर वाला कंसेप्ट लगाना है आपने, और फिर 206 डबल ए का रेट और 206 ए बी का रेट, इन दोनों में से जो सा भी हायर होगा उस हायर रेट के ऊपर आपने टीडीएस काटना है। बिल्कुल इसी प्रकार से अमेंडमेंट 206 सीसीए जो टीसीएस से रिलेटेड है उसके अंदर भी किया है। देखिएगा यहाँ पे 206 सीसीए कहाँ गया भाई मेरा, अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यस, 206 सीसी में अगर कोई व्यक्ति कवर हो रहा है, दैट इज पैन नंबर, आधार नंबर नहीं दिया है उसने, और 206 सीसीए में भी आ रहा है, दैट इज रिटर्न सबमिट नहीं करी है, तो फिर दोनों सेक्शंस के अलग अलग पहले रेट कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों सेक्शन के रेट कैलकुलेट करने के बाद जो दोनों का हायर है उस रेट के ऊपर आप टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट आया जो कि ज़रूरी कंसेप्ट है, इस बार का नया सेक्शन है वो मैंने आपको करवा दिया। अब आप आइए अमेंडमेंट्स के ऊपर। अमेंडमेंट्स क्या है, एक सेक्शन हम लोगों ने किया था सेक्शन 194A, दैट वाज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का अगर इंटरेस्ट है तो वो सेक्शन 193 में चला जाता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है तो 193 में चला जाता है। उसके अलावा बाकी के जो इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट हमारे पास आ जाते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो जैसे मान लीजिए बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारे सेक्शन 194A में आपके कवर अप हो जाते हैं। तो टीडीएस प्रोविजन जो है 194A के अप्लाई नहीं होंगे अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक को, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एलआईसी को, यूटीआई को, आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने किसी कारण से सरकार को अगर आपने इंटरेस्ट देना है तो आप उसके ऊपर आप टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। इसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल के ऊपर, लोन के ऊपर, तो टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। अगर आपने कोई पैसा गवर्नमेंट को देना है तो फिर टीडीएस के प्रोविजन आप उसके ऊपर कट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स से रिलेटेड इंटरेस्ट की बात करते हैं जो कि इशू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने, तो फिर उसके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं विच हैव बीन इशूड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, तो उस जीरो कूपन बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, एक मैंने आपको अपनी तरफ से जो बात बताई, अगर आपको कभी मौका मिले आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंटरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ेगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लोन लेने के लिए अगर आपने कोई प्रोसेसिंग फीस पे करी है तो वो जो प्रोसेसिंग फीस है उसको भी हम लोग इंटरेस्ट ही मानते हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट अगर आप बैंक को पे करते हैं तो टीडीएस नहीं होता, इसी प्रकार से अगर आप लोन प्रोसेसिंग फीस का पैसा बैंक को पे कर रहे हैं तो भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट ये वाला है विच आई बिलीव इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसे नॉट इंपॉर्टेंट लिख दें तो काम चल जाएगा, छोड़ना नहीं है, करके जाना है। हो सकता है 1 मार्कर कोई एमसीक्यू में आ जाए लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 194 IB में। सेक्शन 194 IB
टीडीएस एंड रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, आपको याद होगा पर यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा है या बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है लेकिन पिछले साल का टर्नओवर उसका एग्जम्पशन वो जो हमारे पास टैक्स ऑडिट की लिमिट है उससे कम है, तो फिर ऐसे केस में वो व्यक्ति अगर लैंड और बिल्डिंग के लिए रेंट पे करता है तो 194 IB में टीडीएस होता है 50,000 रुपये पर मंथ का जो रेंट है उसकी बात होती है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ। उसके अंदर एक कंसेप्ट आया जो हमारे पास कंसेप्ट था सेक्शन 206 में, अगर उसने अपना पैन सबमिट नहीं किया है तो पैन सबमिट ना करने की वजह से जो उसके ऊपर जो मैक्सिमम टीडीएस का रेट होगा वो क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करें। जो मैक्सिमम टीडीएस का अमाउंट होगा वो पिछले महीने के लास्ट महीने के रेंट के बराबर होगा, लास्ट महीने के रेंट के बराबर होगा। इसी के अंदर हम लोग जब बात करते हैं नॉन सबमिशन ऑफ पैन, तो सरकार ने नॉन सबमिशन पैन के साथ में नॉन फाइलिंग ऑफ ITR भी मेंशन कर दिया, क्योंकि सेक्शन 206 वाला जो सेक्शन 206 AA और 206 AB, तो दोनों प्रोविजन इन्होंने इसके अंदर डाल दिए कि अगर पैन सबमिट नहीं करा तो भी, और अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है तो भी जो मैक्सिमम जो टीडीएस का रेट होगा या अमाउंट होगा वो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने के रेंट के बराबर होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो टेनेंसी का पीरियड है उस टेनेंसी के पीरियड के आखिरी महीने के अमाउंट के बराबर होगा। नया सेक्शन एक इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 194P। मेरे को आज तक नहीं समझ आया ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों करा। आई मीन चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो सारी बातें समझ आ गई, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, कोई रीज़न ही नहीं समझ आते इसके पीछे। मैंने जैसा आपको कहा कि किसी भी कानून का कंप्लायंस बढ़ेगा जब उसके अंदर फॉर्मेलिटीज कम होंगी, जब उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी। आप फॉर्मेलिटीज बढ़ा दीजिए, आप रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दीजिए और कंप्लायंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब नया सेक्शन आया, सेक्शन 194P। सेक्शन 194P ये है सेक्शन टीडीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। अब ये वाला कंसेप्ट किसके लिए आ रहा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए आ रहा है। सीनियर सिटीजन्स में कौन से सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, आओ जरा पहले ये देखते हैं कि कौन सा सीनियर सिटीजन इस सेक्शन में कवर होगा। इन्होंने कहा कि जो पेई है वो पेई होना चाहिए एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मींस एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल होना चाहिए जो कि इंडिया का रेसिडेंट होगा, ठीक बात है, रेसिडेंट होगा तभी वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट कभी सीनियर सिटीजन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इंडिया का नॉन रेसिडेंट है और चाहे उसकी उम्र 60 से ज़्यादा हो जाए, 80 से ज़्यादा हो जाए, उसके लिए हम लोग हमेशा स्लैब 1 लगाते हैं। स्लैब 2 और स्लैब 3 को लगता ही उनके लिए है जो इंडिया के रेसिडेंट हो। मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होगा, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वो होगा जो एक इंडिविजुअल है, बड़ी ऑब्वियसली बात है, जो इंडिया का रेसिडेंट है और जिसकी उम्र 75 साल 75 ईयर्स के बराबर है उससे ज़्यादा है। नाउ दिस इज एन इशू। आई मीन मेरे को नहीं समझ आता कि हमारी सरकार क्यों चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। पहले से ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। सीनियर सिटीजन को पहले से ही 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। और आपको याद होगा मैंने अपनी क्लासेस में हंसी मजाक में कहा हमारी सरकार ने बुड्ढों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, छोटा बुड्ढा और बड़ा बुड्ढा। बड़ा बुड्ढा वो जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, छोटा बुड्ढा वो जिसकी उम्र 80 साल से कम है लेकिन 60 साल से ज़्यादा है। तो छोटा बुड्ढा बड़ा बुड्ढा। अब छोटा बुड्ढा बड़े बुड्ढे के बीच में एक मंझला बुड्ढा भी डाल दिया इन्होंने। और मंझला बुड्ढा कौन, मंझला बुड्ढा वो है जिसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है 80 से कम है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि 80 से ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबल है। तो 60, 75 और 80। अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहा, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहा हूँ। कई बार मन करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई व्यक्ति मेरे को ऐसा मिले जो कि
थोड़ा सा जिसके साथ दोस्ती यारी हो, थोड़ा सा जिनसे कुछ बात पूछी जा सके, समझी जा सके। जवाबदेही तो नहीं है कि किसी की भी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें समझने का कई बार मन करता है कि साहब आपने यहाँ पे 75 ईयर्स की एज को लगा दी। मान लो आपने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना ही था सीनियर सिटीजन के लिए, तो या तो यहाँ पे एज 60 रख देते या एज 80 रख देते, क्योंकि 60 और 80 के कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमारे कानून में है ही है। तो समझ आ जाता कि चलो ठीक है किसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बीच में एक और कैटेगरी बना दी, ना 60 ना 80, बीच में एक और कैटेगरी डाल दी 75 की। नाउ दिस इज समथिंग विच is seriously needed to be addressed in our ministry, finance ministry, the thought process. या तो क्लियर टर्म्स में पब्लिक को समझाएं कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि पब्लिक को समझ आए कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर नहीं तो फिर एटलीस्ट जो ऑलरेडी हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई है उन्हीं कैटेगरी के अंदर ही डाल दें इनको। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर अमेंडमेंट कर देंगे, ये जो 75 है इसको बढ़ा के 80 कर देंगे। मेरे को ऐसा लगता है, अभी हुआ नहीं है अमेंडमेंट, जिस समय मैं ये क्लास रिकॉर्ड करूं उस समय तक तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले सालों में कर दे। या जो टैक्स रेट्स हैं जहां पे 60 और 80 की बात होती है वहां पे 80 वाले को घटा के 75 कर दे, ये भी पॉसिबल है। बट देन दिस इज वेरी सीरियस। तो ऐसा कोई सीनियर सिटीजन हो जो इंडिविजुअल है, जो इंडिया का रेसिडेंट है, जिसकी एज 75 ईयर्स के बराबर या 75 ईयर्स से ज़्यादा है, और उसको पेंशन की इनकम आती है पूरी दुनिया में कहीं से भी, तो चाहे इंडिया में वो पेंशन कमा रहा हो या इंडिया के बाहर से पेंशन कमा रहा हो, और साथ साथ में वो एक बैंक से इंटरेस्ट कमा रहा हो उस बैंक में जिस बैंक के अंदर उसने अपना अकाउंट खोला हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको बैंक का रोल बता देता हूँ। पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 194P है, ये 194P आप P से याद कर लेना, मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, P से पापा याद कर लेना। मेरे पापा उनकी डेथ हुई 7 मार्च को, मैंने आप लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई थी, तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ को लेके अपसेट हूँ, जिसकी वजह से मेरे काम के ऊपर थोड़ा सा उसका असर पड़ रहा है, बट आई एम गेटिंग माई सेल्फ टू द नॉर्मल पोजिशन। तो अगर मेरे फादर आज होते तो उस केस में ये सेक्शन मेरे फादर के लिए अप्लाई हो जाता, क्योंकि मेरे फादर की एज 78 ईयर्स की थी, व्हेन ही डाइड ही वाज 78, तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ रहे थे, तो मेरे फादर के लिए ये सेक्शन 184P अप्लाई हो जाता। अब क्योंकि ये सेक्शन मेरे अपने घर में ही अप्लाई हो रहा है, तो मैं इस सेक्शन को और थोड़े अच्छे तरीके से आपको समझा भी सकता हूँ। मेरे फादर इंडियन रेलवे से रिटायर हुए, तो अब होता ऐसा है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे मैं अगर इंडियन रेलवेज की बात करूं, मेरे मदर जो हैं वो पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए तो मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं, और ऐसे बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक और मैं बात बताता हूँ, मेरे फादर इन लॉ दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए तो मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ। मेरे मदर इन लॉ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए तो मैं अगर उनकी बात करूँ, तो इन सब के केसेस में क्या होता है कि पेंशन का पैसा इनको कैसे मिलता है। पेंशन देता कौन है? पेंशन देता है इनका एम्प्लॉयर। ठीक हो गया, अगर मैं अपने फादर की बात करूं, मदर की बात करूं, फादर इन लॉ की बात करूं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थे। मेरी मदर इन लॉ स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थे, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ। इनको पैसा देगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन होता ये है कि ये अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा अकाउंट कौन से बैंक में है। उदाहरण के तौर पे मेरे फादर का अकाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में, था मतलब अब तो मैंने वो बंद करवा दिया, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। फादर की डेथ के बाद उनकी पेंशन भी रुकवाई, और डिपार्टमेंट में जाके उनके बैंक अकाउंट्स का भी काम, बहुत सारा काम था, बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था मैं। चलो वापस आता हूँ मैं। तो हुआ ये कि मेरे फादर से पूछा कि भाई आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। पापा ने कहा जी पंजाब नेशनल बैंक में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसा पंजाब नेशनल बैंक को देंगे, पंजाब नेशनल बैंक वाले पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे। और पंजाब नेशनल बैंक को कहा कि आप कैलकुलेट करें कि मिस्टर जौहर की कितनी पेंशन बनती है, आप कैलकुलेट करें कि कितना पैसा मिस्टर जौहर को देना है,
और आप हमें बता दें, हमें का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या करने वाला है, अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के पास है, तो पंजाब नेशनल बैंक पेंशन कैलकुलेट करेगा, वो पेंशन का पैसा कैलकुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा कि मिस्टर जौहर कितनी पेंशन बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा पंजाब नेशनल बैंक को दे देगा, पंजाब नेशनल बैंक वो पैसा मेरे फादर के अकाउंट में जमा कर देगा। तो पेंशन का सिस्टम ऐसे चलता है। तो जो बैंक है वो बैंक सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट खुद कैलकुलेशंस क्यों नहीं कर रही है, हम उन बातों में नहीं जाएंगे। ऐसे ही मेरे मदर के साथ होता है, ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ के साथ होता है, और ऐसे ही मेरी मदर इन लॉ के साथ भी होता है। तो मेरे घर पे सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो पेंशंस आर कैलकुलेटेड, दे आर डिटरमिन्ड बाय द बैंक्स, बट दे आर पेबल बाय द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, व्हाटएवर। अब यहां पे अगर मैं अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मेरे फादर को पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन आती है। पंजाब नेशनल बैंक ने कैलकुलेट किया, पैसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और मेरे फादर की पेंशन का पैसा कहां पे आता है, उसी अकाउंट में आता है जो पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है। तो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता होगा। तो हमारी भारत सरकार ने सेक्शन बनाया 194P, और 194P सेक्शन ये कहता है कि अगर बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट है और उस सेविंग्स अकाउंट में पेंशन का पैसा आ रहा है, पेंशन के अलावा और सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के अलावा, इन दो के अलावा उस इंडिविजुअल की कोई और इनकम नहीं है। जैसे मेरे फादर के साथ था, मेरे फादर इंडिविजुअल रेसिडेंट 75 ईयर से ज्यादा, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट के अंदर पेंशन आ रही है और सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है। इन दो इनकम के अलावा और तीसरी कोई इनकम मेरे फादर ने नहीं कमाई है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे फादर के ऊपर 194P नाम का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि बैंक वालों की जिम्मेवारी है कि मेरे फादर से इनकम का सारा डाटा मांग ले। अब इनकम का क्या डाटा भाई, पेंशन का डाटा वो ऑलरेडी बैंक के पास है, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट का पैसा वो ऑलरेडी बैंक को पता है, इसके अलावा कोई और इनकम है नहीं। लेकिन मेरे फादर से 80C से 80U तक के जो सेविंग्स है उनका हिसाब तो मांगेगा कि भाई कितनी सेविंग्स करी है, कितने मेडिकल एक्सपेंसेस करे हैं, कोई एजुकेशन लोन क्या इंटरेस्ट पे तो नहीं करा है, कोई 80G का डोनेशन तो नहीं दिया है, 80U में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, फलाना ढमकाना। तो बैंक सारी टोटल इनकम की कैलकुलेशंस करेगा। अगर वो टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आई एम वेरी अपसेट विद दिस सेक्शन। वाई अपसेट? आप जरा सोचो, 5 लाख वाला कंसेप्ट कहां पे अप्लाई होता है? 5 लाख का कंसेप्ट अप्लाई तब होता है जब किसी की उम्र 80 साल की हो। तो भाई अगर तुम 5 लाख की बात कर रहे हो तो फिर 75 ईयर्स की एज क्यों रखी हुई है? फिर 80 ईयर्स की एज कर दो ना, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिकंसाइल हो जाए, समझना समझाना आसान हो जाए। लेकिन ना, यहां पे 75 और साथ में 5 लाख, मतलब बेड़ा गर करके रख दिया सेक्शन का। चलो, तो अगर इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, अच्छा आप पूछोगे 5 लाख से कम है तो क्या करें? भाई जरा सोचो ना, 5 लाख से कम की अगर उनकी इनकम है तो आप टोटल इनकम कैलकुलेट करके रिबेट भी दे दोगे, रिबेट दोगे तो जितना टैक्स बचेगा उस टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। देखिए, अगर 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो उस केस में फिर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। टीडीएस कौन काटेगा? बैंक टीडीएस काटेगा। और साथ साथ में अगर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो गए तो उस सिचुएशन में फिर सीनियर सिटीजन को छूट दे दी, एग्जेम्पशन दे दिया कि उनको अपनी आईटीआर सबमिशन की जरूरत नहीं है, आईटीआर की जरूरत नहीं है, आईटीआर फाइलिंग की जरूरत नहीं है। तो इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन को जिसकी उम्र 75 साल से ज्यादा है उसका सिर्फ फायदा ये हो रहा है कि आईटीआर सबमिट नहीं करनी है। मैं कहता हूँ यार, ये ना भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता, क्योंकि आजकल आईटीआर कोई मैन्युअली आईटीआर तो सबमिशन होता नहीं है। ऐसा तो बहुत कम केसेस होंगे जहां पे कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट में जाता होगा, जिसकी उम्र 75 ईयर से ज्यादा है, डिपार्टमेंट में जाके कहता होगा ये लो जी मेरी आईटीआर ले लो। आजकल तो
छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी आईटीआर ऑनलाइन फाइल होती है। तो जब ऑनलाइन काम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने आराम से घर पे बैठा हुआ, किसी दफ्तर में बैठा हुआ आईटीआर सबमिशन कर रहा है, तो करने दो ना उसे आईटीआर सबमिशन। व्हाई टू इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन अगेन? और अगर सेक्शन इंट्रोड्यूस कर भी रहे हो तो चीजों को रिकंसाइल करो फिर आपस में। बट देन दैट इज अ वे आर लॉ मेकर्स वर्क। बड़ा अजीब सा लगता है, बट देन चलो। तो ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन? वो सीनियर सिटीजन, मैं अपने फादर की बात कर रहा हूं, मैं अपने पापा की बात कर रहा हूं, वो सीनियर सिटीजन जिसकी जो कि इंडिया का सिटीजन है, जो इंडिया का रेसिडेंट है, जिसकी उम्र 75 ईयर्स से ज्यादा या उसके बराबर है, जिसको पेंशन की इनकम आती है और बैंक से इंटरेस्ट की इनकम आती है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, और साथ साथ वो डिक्लेरेशन देता है टू द स्पेसिफाइड बैंक। डिक्लेरेशन किस चीज का? जैसे मैंने आपको कहा है 80C से लेके 80U के जो डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस से रिलेटेड डाटा सबमिशन करना, डिक्लेरेशन देना। किसको ये डिक्लेरेशन किसको देना, डाटा किसको देना है? स्पेसिफाइड बैंक को देना है। स्पेसिफाइड बैंक कौन सा? स्पेसिफाइड बैंक ऊपर लिखा एनी शेड्यूल्ड बैंक। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तो चाहे आप जो से मर्जी बैंक का नाम ले लो, पंजाब नेशनल बैंक जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, इसके अलावा HDFC बैंक भी हो सकता है, इसके अलावा कोई भी बैंक हो सकता है, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। तो ये सारे के सारे बैंक्स जो स्पेसिफाइड बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, इनको नाम दे दिया पेयर। ये हो गया पेयर क्योंकि बैंक पेंशन देगा, बैंक ही इंटरेस्ट देगा, तो ये हो गया पेयर। और पेई कौन है? मैंने बताया मेरे पापा पेई हैं। तो ऐसे केस में टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस काटा जाएगा किस चीज के ऊपर? टोटल इनकम के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। जो भी सीनियर सिटीजन है, उस सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। कौन से रेट पे काटा जाएगा? स्लैब रेट पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्होंने सितंबर 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला जहां पे इन्होंने ये बताया कि टोटल इनकम की कैलकुलेशन कौन करेगा। इसको ध्यान से पढ़ेगा। द बैंक हैज टू डू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन कैलकुलेट करेगा? बैंक कैलकुलेट करेगा। बैंक हैज टू डू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ 80C to 80U। तो बैंक 80C से 80U के डिडक्शंस भी अलाउ करेगा। बैंक को डाटा कहां से मिलेगा? बैंक को डाटा सीनियर सिटीजन देगा। एंड हैज टू डू TDS ऑन सच टोटल इनकम एज पर द स्लैब रेट एंड आफ्टर अलाउइंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट इस वजह से क्योंकि 5 लाख से कम इनकम होने पे रिबेट मिलता है। Deduction under 80C to 80U have to be allowed on the basis of the evidence which has been furnished by the specified senior citizen। तो जो specified senior citizen है वो बताएगा 80C से 80U का डाटा, और उस डाटा के बेसिस के ऊपर आप टोटल इनकम की कैलकुलेशन बैंक करेगा। और उसके अलावा बाकी कुछ और बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। टीडीएस कब काटा जाएगा इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि टीडीएस मंथली बेसिस पे ही काटा जाएगा, क्योंकि पेंशन की पेमेंट मंथली बेसिस पे होती है और इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जाता है, तो मंथली बेसिस वुड बी मोर सुटेबल। हालांकि सारे बैंक्स एट द एंड ऑफ द ईयर टीडीएस काट रहे हैं, जो अभी मेरे को पता चला रियल लाइफ में। रेट क्या होगा? रेट होगा स्लैब रेट प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस अगर लग रहा है तो। अब हैरानगी की बात है, यहाँ पे सरचार्ज लगा दिया, यहाँ पे सरचार्ज लगा दिया, जबकि अगर आप याद करो 192 सेक्शन में सरचार्ज नहीं लगता, वहां पे स्लैब प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस आता है। एग्जम्पशन कितना होगा? अगर टोटल इनकम 5 लाख के बराबर या 5 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं होगा। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस करना है, 5 लाख के बराबर है तो आपने टीडीएस नहीं काटना है। यहाँ पे ये वाली बात हम लोगों को ठीक से समझ आ रही है। 5 लाख से ज्यादा होने पे टीडीएस काटना है, 5 लाख से कम पे टीडीएस नहीं काटना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? एक्स्ट्रा पॉइंट्स में पड़ेगा बेनिफिट क्या होगा। इन्होंने कहा इफ द स्पेसिफाइड पर्सन हैज फाइल्ड द डिक्लेरेशन and TDS has to be done on the total income by the specified bank, then such person is not required to furnish ITR under section 139 for the relevant assessment year। तो सीनियर सिटीजन का फायदा सिर्फ ये है कि उसको ITR सबमिशन से छूट मिल गई है, एग्जम्पशन मिल गई है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो ध्यान रखना ये वाला जो कंसेप्ट है ये एग्जामिनर ITR के चैप्टर में भी पूछ सकता है। आपके एग्जाम के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ आईटीआर के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, 2-3 पॉइंट्स आ जाए, उसके अंदर एक पॉइंट ये वाला डाल दे
कि स्पेसिफाइड पर्सन है, बैंक ने सारा टीडीएस काट दिया है, तो क्या आईटीआर सबमिशन करना है या नहीं करना? तो आंसर इसका आईटीआर सबमिशन नहीं करना। बस एज का ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट हो, एज 75 के बराबर या 75 से ज्यादा हो। मेरे फादर के बारे में सोचिएगा, वो इस सेक्शन के अंदर कवर हो रहे थे, हैड ही बीन अलाइव वो इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाते। नेक्स्ट, सेक्शन 194 क्यू एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 194 क्यू, दिस इज पेमेंट ऑन द सम पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। और इसकी डेट बहुत ध्यान से याद रखना, डेट है इसकी जुलाई 2021। तो ये सेक्शन जुलाई 2021 से पहले आया, तो ट्रांजैक्शंस जो जुलाई 2021 से पहले वाली हैं वो इस सेक्शन में कवर नहीं होंगी। सिर्फ जुलाई 2021 और उसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कवर होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर ने आपके सी इंस्टीट्यूट ने आपके जो रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपीओ में क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ये वाला पॉइंट इन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया है, जुलाई 2021 वाला। नाउ आपको याद होगा टीसीएस में भी ये वाला कंसेप्ट था। टीसीएस में कंसेप्ट था कि अगर कोई व्यक्ति गुड्स बेच रहा है तो जब पैसा गुड्स बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिल रहा है तो वहां पे टीसीएस भी करना था, तो पैसे के साथ में टीसीएस भी चार्ज करना था। तो बेचने वाले के लिए क्या है? टीसीएस। और यहां पे देखो इन्होंने क्या कर दिया, खरीदने वाले के लिए बना दिया 194 क्यू। जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, जो पेमेंट्स कर रहा है गुड्स के परचेज करने के लिए, उसको कहा कि भाई तुम टीडीएस भी करो 194 क्यू में। उदाहरण के तौर पे आपने मेरे को कुछ गुड्स बेचे, आप सेलर मैं बायर, आपने कुछ गुड्स मेरे को बेचे, तो मैं एज अ बायर, सॉरी हाँ ठीक, आपने गुड्स मेरे को बेचे हैं, हाँ, तो मैं बायर हूं, तो मैं एज अ बायर आपको पैसा पे करूंगा। जब मैं आपको पैसा दूंगा तो आप मेरे ऊपर पैसे के साथ साथ में टीसीएस की कलेक्शन भी करोगे। यू बीइंग अ सेलर यू विल बी चार्जिंग टीसीएस। अब मैं एज अ बायर आपको पैसा दे रहा हूं, दैट इज मैं आपको इनकम दे रहा हूं, तो सरकार ने अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल दी 194 क्यू सेक्शन में कि मैं अब इसके ऊपर टीडीएस काटूंगा। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ गया, सर क्या एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर पेयर और पेई मतलब सेलर और बायर क्या दोनों टैक्स काटेंगे? क्या बायर जब पैसा देगा तो टीडीएस काटेगा और सेलर जब पैसा लेगा तो टीसीएस भी लेगा? क्या दोनों अप्लाई होंगे? आंसर इज नो। पहले आपने टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करने हैं 194 क्यू के। अगर टीडीएस के प्रोविजन लग रहे हैं तो फिर टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। और मान लीजिए अगर किसी कारणवश टीडीएस अप्लाई नहीं हो रहा है, 194 क्यू अप्लाई नहीं हो रहा है, तब आप उस ट्रांजैक्शन के ऊपर 206 का जो टीसीएस की प्रोविजन है वो अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, गुड्स के सेल परचेज के ऊपर एक सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, या टीसीएस का लगेगा या टीडीएस का लगेगा। अगर टीडीएस हो गया, अगर टीडीएस का सेक्शन लग रहा है तो फिर टीसीएस का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और ये सब कुछ आफत आएगी जुलाई 2021 और जुलाई 2021 के बाद। आओ जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पेयर, मैं फुल स्क्रीन करता रहा हूं ताकि आप आराम से इसको पढ़ सके। पेयर कौन होगा? पेयर विल बी एनी पर्सन हु इज अ बायर। कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है, जो बायर है, जो पैसा दे रहा है, वो टीडीएस काटेगा। इन्होंने आगे ये बता भी दिया कि बायर कौन होगा। बायर मीन्स अ पर्सन, ऐसे कोई भी व्यक्ति एक बायर होगा हुज टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है। द पर्सन इन प्रोफेशनल एक्टिविटी इज नॉट रेगुलेटेड एज अ बायर। अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर
एक्सीड कर जाता है 1,000 लाख, 1,000 लाख का मतलब हो गया 10 करोड़, अगर उसका टर्नओवर पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तब वो उसको हम लोग बायर बोलेंगे और वो पेयर है। तो इसका मतलब 10 करोड़ से कम वाले जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन नहीं है। अब 10 करोड़ एक डिसेंट फिगर होती है साहब, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ का हो, बड़ा अच्छा फिगर माना जाता है। नोट में लिखिएगा, द टर्नओवर और द रिसीट्स फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू बी काउंटेड फॉर दिस पर्पसेस। तो जो भी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको आपने काउंट नहीं करना, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज को आपने काउंट करना है। बायर की डेफिनेशन में आप क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, बायर विल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंट। तो पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना ना, कोई भी नॉन रेसिडेंट है जो गुड्स को परचेज कर रहा है, हु परचेसेस गुड फ्रॉम सेलर हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। मोटी मोटी बात, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसे बायर नहीं माना जाएगा, उसे पेयर नहीं माना जाएगा। पेई कौन होगा? पेई विल बी अ सेलर हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इंडिया में रेसिडेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ सेलर इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, अगर कोई ऐसा सेलर है जिसकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, या फिर कोई और एक्ट ऐसा पास हुआ पार्लियामेंट द्वारा, जैसे आरबीआई एक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्ट है, तो फिर ऐसे केस में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पेई है, सेलर है, अगर सेलर की इनकम हमेशा एग्जेम्प्ट होती है तो फिर वहां पे टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। टीडीएस किस चीज के ऊपर होगा? टीडीएस होगा एनी पेमेंट विच इज मेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स when the aggregate value of such payment exceeds 50 लाख रुपए in the financial year. 50 लाख रुपए shall be computed from 1st of April 2021 and not from 1st of July 2021। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति गुड्स परचेज कर रहा है और पूरे साल में उसकी जो परचेज वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा है, हम पर ट्रांजैक्शन 50 लाख नहीं कह रहे, हम पूरे साल का 50 लाख कह रहे हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा, जब पूरे साल का 50 लाख आपने कैलकुलेट करना है तो पूरे साल का 50 लाख कैलकुलेट करते समय आपने क्या करना है, 1 अप्रैल 21 से आपने 31 मार्च 21 तक की कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन जो टीडीएस आप काटेंगे वो टीडीएस आप काटेंगे सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो जुलाई के बाद हुई है। मैं रिपीट करता हूं, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का परचेज है तो टीडीएस के प्रोविजंस हैं, और इस 50 लाख के लिए आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे 12 महीने की परचेजेस और सेल्स का एग्रीगेट देखना है। लेकिन टीडीएस आपने अप्रैल टू मार्च की हर ट्रांजैक्शन पर नहीं काटना, आपने टीडीएस काटना है जुलाई और जुलाई के बाद की जो ट्रांजैक्शंस होनी है उसके ऊपर। लेकिन टीडीएस काटने के लिए जो 50 लाख का टर्नओवर है वो आप अप्रैल से काउंट करेंगे, ना कि जुलाई से। ये एक कंसेप्ट है, अच्छे से कीजिएगा, अभी क्वेश्चन में काम आने वाला है। टीडीएस किस टाइम पे काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो जिस समय पेमेंट हो या अकाउंट क्रेडिट हो, उधार की सेल्स में अकाउंट क्रेडिट हो, तो दोनों में से जो पहले होगा उस समय टीडीएस काटा जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक पंगा पड़ेगा। पंगा ये है कि परचेजेस के केस में तो जीएसटी अमाउंट होता है, जीएसटी तो लेगा ना, जो भी माल बेचेगा जो सेलर होगा वो जीएसटी तो चार्ज करेगा। तो क्या जीएसटी को इंक्लूड करके 50 लाख चेक करें या जीएसटी को हटा के 50 लाख चेक करें? तो हमारी सरकार ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी कंपोनेंट। अब मैंने ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से पढ़ना है इसको। कहता है टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज जीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जब आप 50 लाख की लिमिट चेक करोगे तो वहां पे जीएसटी का अमाउंट आपने इंक्लूड नहीं करना। लेकिन एक इशू है इसमें, इशू ये है कि टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट तो तब होगा जब माल बिक जाएगा, उधारी में माल बिक गया उसके बाद ही डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बनेगा। तो जब एक बार माल बिक गया तब तो हमें पता ही है
कि जीएसटी कितना, ट्रांजैक्शनल वैल्यू कितना और जीएसटी कितना, वो तो हमें पता ही है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी सेलर ने कहा कि भाई देख ऐसा है, मेरे को ना आज तू 5 लाख रुपए का एडवांस दे दे, उसके बाद मैं तेरे कहने पे माल अरेंज करूंगा और तेरे को दूंगा। तो अगर बायर सेलर के कहने पे कुछ पैसा एडवांस में दे देता है तो क्या करें? टीडीएस तो एडवांस के टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर है, तो यहां पे अर्लियर आ रहा है, एडवांस आ रहा है, तो टीडीएस तो कटेगा। लेकिन क्या अब इस अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड रहेगा या एक्सक्लूड करके करना होगा? तो हमारी सरकार ने यहां पे भी तरीके से बता दिया। सरकार ने कहा देखो ऐसा है, 5 लाख रुपए तो सिर्फ एडवांस है ना, फाइनल फिगर थोड़ी ना, और जीएसटी तो फाइनल फिगर के ऊपर लगेगा। हमें क्या पता कि इसके अंदर जीएसटी कितना होगा? जीएसटी तो फाइनल फिगर के ऊपर होगा। तो अगर एडवांस दिया जा रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि इस एडवांस के अंदर जीएसटी भी शामिल है, हम टोटल इसके ऊपर टीडीएस काटेंगे एडवांस के ऊपर। तो अब पोजीशन क्या आ गई? अगर फाइनल ट्रांजैक्शन है तो फिर 50 लाख की अमाउंट कैलकुलेशन करने में जीएसटी को हटाएंगे हम लोग। लेकिन एडवांसेस के केस में हम लोग हमेशा जीएसटी को इंक्लूड करके उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे, क्योंकि अभी हमें जीएसटी का एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये चीज इन्होंने यहां पे क्लैरिफाई करके दी है, जो कि बड़ी अटपटी सी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि हम लोग जब जीएसटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं एडवांस के अंदर भी जीएसटी का अमाउंट तो पता ही होगा यार, कौन से गुड्स के लिए एडवांस आ रहा है उसके गुड्स का रेट तो पता ही होगा, तो उस रेट को यूज करके हम लोग उसे एक्सक्लूसिव कर लेते और एक्सक्लूसिव के ऊपर टीडीएस कर लेते। बट देन गॉड नोज सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे सरकार कहती है, ध्यान से पढ़ना, टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 50 लाख में जीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जीएसटी को हटा के आपने 50 लाख रुपए लेना है। हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। लेकिन, किंतु, परंतु, हाउ एवर इफ टीडीएस इज ऑन द पेमेंट बेसिस, मतलब एडवांस जहां पे आया उसकी बात हो रही है, देन टीडीएस वुड बी ऑन द होल अमाउंट as it is not possible to identify the GST component of the amount to be invoiced in the future। बिल्कुल बेवकूफ़ है। आप कैसे कह सकते हो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकता? जीएसटी के कानून में कहते हो आइडेंटिफाई हो सकता है, उसे इंक्लूसिव मानो, जीएसटी का अमाउंट अलग करो। यहां पे इनकम टैक्स में कहते हो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। मतलब एक ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जीएसटी में कुछ बात करती है, इनकम टैक्स में कुछ बात करती है। ऐसे ही है भाई, अब ऐसे ही करो, क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। तो टीडीएस आपको समझ आया, टीडीएस कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज हायर, विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी एडवांस गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एडवांस है उसके ऊपर आ जाएगा, और एडवांस के केस में जीएसटी को इंक्लूड करना है, और बाकी केसेस में आपने जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है। किस रेट पे टीडीएस काटा जाएगा? टीडीएस का रेट होगा 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। अब यहां पे भी मेरे को कंट्रोवर्सी दिखाई देती है। मान लीजिए किसी के परचेसेस 51 लाख की हैं, तो क्या करें? तो क्या 50 लाख छोड़ के सिर्फ 1 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करें या पूरे 51 पे करें? तो देखो जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो भी थोड़ी सी अक्ल मैं रखता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है अक्ल मेरे में भी, लेकिन जो थोड़ी सी अक्ल रखता हूँ, सब्जेक्ट को पिछले 19 साल से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी जो समझ सब्जेक्ट से रिलेटेड रखता हूँ, उसमें ये होता है कि कभी भी अगर अमाउंट आपका एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करता है तो पूरे अमाउंट के ऊपर फिर टीडीएस होता है। उदाहरण के तौर पर याद करो 194 बी और डबल बी जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा अगर अमाउंट होता है तो टीडीएस काटा जाएगा। तो मान लो अगर किसी ने केबीसी में जाके 3,20,000 पे जीत लिए, तो 3,20,000 का मतलब है 10,000 से ज्यादा है, तो हम पूरे 320 पे टीडीएस काटते हैं ना। हम ये थोड़ी ना कहते कि 320 में से 10,000 छोड़ दो तो 310 के ऊपर टीडीएस काटे, ऐसा थोड़ी ना करते हम लोग। लेकिन हमारे सी इंस्टीट्यूट ने इस सेक्शन के अंदर, हर सेक्शन की बात नहीं कर रहे, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस सेक्शन में ऐसे किया हुआ,
और ऐसे ही हमारे सी इंस्टीट्यूट ने 194N जो कैश विड्रॉल है उसमें भी यही किया हुआ है। क्या किया हुआ है? 50 लाख की एग्जेम्पशन देने के बाद जो डिफरेंशियल अमाउंट बचा, फॉर एग्जांपल अगर 51 लाख की परचेजेस हैं तो 50 लाख छोड़ के सिर्फ 1 लाख के ऊपर टीडीएस काटा हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है नहीं, पूरे 51 पे होना चाहिए। ऐसे ही 194N में भी इन्होंने क्या हुआ है, कैश विड्रॉल में वो जो लिमिट है उस लिमिट के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर टीडीएस काटा हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है पूरे के ऊपर टीडीएस होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बकवास छोड़ो, ये बताओ एग्जाम में क्या करें। देखो, एग्जाम के अंदर नंबर लेने हैं तो आपको वो काम करना है जो सी इंस्टीट्यूट ने किया है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही भूल जाना कि आपने सी इंस्टीट्यूट आपको क्या कहा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलती आप असल जिंदगी में आ जाते हो, रियल लाइफ में आ जाते हो। रियल लाइफ में टीडीएस के प्रोविजन जब अप्लाई होंगे तो टोटल अमाउंट के ऊपर अप्लाई होंगे, ना कि एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर। तो टीडीएस ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज 0.1% का टीडीएस होगा। तो 51 लाख अगर है तो 50 छोड़ के 1 लाख के ऊपर 0.1% का टीडीएस आपने अप्लाई करना है। आगे ध्यान से पड़ेगा। इफ सेलर डज नॉट प्रोवाइड पैन और आधार नंबर टू द बायर एज पर द सेक्शन 206AA द रेट ऑफ टीडीएस शैल बी 5%। तो यहाँ पे 206AA आपने ऐसे लिखना है, गलती से शॉर्ट में लिखा हुआ है। If the seller is non-filer of ITR as per section 206AB, then the rate of TDS shall be 5%। तो ये वाली बात हम लोगों को अच्छे से समझ आती है। एग्जेम्पशन कितना होगा? नो TDS फॉर द अमाउंट अप टू 50 लाख रुपीज। तो मेरा मानना ये है कि अप टू 50 लाख नो TDS, और 50 लाख से ज़्यादा अगर हो गया तो फिर आपने TDS के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। और कितने पे करने हैं? मेरा मानना है कि फुल पे करने हैं। आईसीआई कहता है कि नहीं, फुल पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। द सीबीडीटी में इशू गाइडलाइंस और ये सब कुछ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिएगा, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा टू द ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट and taxes collected under section 206C except 206C1H। तो इसका मतलब या टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा, दोनों साथ साथ में अप्लाई नहीं होंगे। एक सर्कुलर इशू किया गया था जून 2021 में, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पे जीएसटी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अप्लाई उस केस में नहीं होगा जहाँ पे सिक्योरिटीज है, कमोडिटीज का सेल परचेज हो रहा है थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर्स का सेल परचेज होता है बीएससी और एनएससी पे, या फिर कमोडिटीज का सेल परचेज होता है जो एनसीएस है वहाँ पे, तो उस केस में टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इसी प्रकार से ट्रांजैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स विच आर ट्रेडेड थ्रू द पावर एक्सचेंजेस, तो वहाँ पे भी टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होने वाले हैं। इसके साथ साथ में परचेज रिटर्न्स की बात करिएगा। अगर गुड्स का एक बार परचेज किया और फिर वापस कर दिया तो उस केस में टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस कैसे होंगे? तो हमारी सरकार ने कहा भाई ये परचेज रिटर्न्स अगर हो रहे हैं तो उसको आप फ्यूचर में होने वाली बाकी के ट्रांजैक्शंस के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा, और एडजस्टमेंट करने के बाद आप टीडीएस के अमाउंट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। 194O आपको याद होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला सेक्शन था, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला सेक्शन, और यहाँ पे 194Q। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो 194O में भी आ रही है, 194Q में भी आ रही है, तो क्या करें? इफ अ ट्रांजैक्शन इज कवर्ड बाय बोथ 194O एज वेल एज 194Q, दोनों सेक्शन में कवर हो रहा है, देन TDS is to be done under section 194O and not under 194Q। अगर दोनों सेक्शन में आ रहा है, 194O और 194Q दोनों में आ रहा है, तो आप 194O अप्लाई करेंगे, 194Q अप्लाई नहीं करेंगे। आप पूछेंगे सर क्यों? कारण है 194O का TDS रेट ज्यादा होता है, तो सरकार को का मन है कि हमें ज्यादा रेवेन्यू मिले, इस वजह से 194O अप्लाई करेंगे, 194Q आप अप्लाई नहीं करेंगे। हायर रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ में आपको अच्छे से पता है कि एयर इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेल हुआ, टाटा ने खरीदा,
तो एयर इंडिया की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को इन्होंने छूट दी है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इंटरमीडिएट के लिए कोई खास रेलेवेंट होगा, तो आप स्किप करके आगे चलेंगे यहाँ से। और अब आप देखिएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, टीडीएस भी होता है, टीसीएस भी होता है। तो टीडीएस है ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन 194 क्यू में, मैं यहाँ पे कंपैरिजन दे रहा हूँ दोनों सेक्शंस का। और टीसीएस होता है उसमें सेल पे, तो सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H आ जाएगा हमारे पास। तो नेचर क्या है, अगर 194 क्यू की बात करें तो वहाँ टीडीएस है, अगर हम लोग 206 की बात करें तो वहाँ पे टीसीएस है। ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन बायर की है क्योंकि बायर पैसा दे रहा है। टीसीएस में ऑब्लिगेशन सेलर की है क्योंकि सेलर को पैसा मिल रहा है, तो जिसको पैसा मिल रहा है वो साथ में टैक्स भी लेगा, और जो बायर है वो पैसा देगा तो साथ में टैक्स काट के देगा। टर्नओवर दोनों केसेस में हम लोग 10 करोड़ की रखते हैं, 10 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दोनों सेक्शन में यही पोजीशन है, 10 करोड़ पर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ट्रांजैक्शन का एग्जम्पशन लिमिट 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस और टीसीएस होगा, 50 लाख से कम होने पे टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। पेमेंट का नेचर क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग परचेज ऑफ गुड्स की बात करते हैं टीडीएस में, टीसीएस में सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं। तो ये दोनों सेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट सेक्शन चल रहे हैं। टाइमिंग्स क्या होगा, टाइमिंग्स होगा पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन टीसीएस में सिर्फ रिसीविंग द मनी, वहाँ पे रिसिप्ट की बात नहीं होती है, या क्रेडिट की बात या डेबिट की बात नहीं होती है। रेट दोनों केसेस में 1%, 0.1% का है दोनों केसेस में। और डिडक्टर या डिडक्टी कौन होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन हुज अ सेलर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन हुज अ बायर। अब तो दोनों सेक्शन मैंने आपको बता दिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी के अंदर मई 2022 के आरटीपी के अंदर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आई सीरियसली बिलीव कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में नहीं आने चाहिए। आई सीरियसली बिलीव दिस थिंग दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर इन द एग्जामिनेशन। व्हाई इज इट सो, आओ जरा पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों कहा मैंने। इंटरमीडिएट में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर कहता है मिस्टर सुभाष इज अ रिटेलर ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स। अब ध्यान से करना, सुभाष नाम का एक व्यक्ति है जो कार के स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम करता है। तो स्पेयर पार्ट्स तो आप लोग सारे बात समझते हो, कार की एसेसरीज भी हो सकती हैं, स्पेयर पार्ट्स भी हो सकता है। तो सुभाष एक दुकानदार है जो कार्स के स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज बेचता है। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन मई 2020। तो मई 2020 में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पिछले साल 2020-2021 में। His turnover of the preceding financial year was 10.5 crores। तो अब ध्यान देना, 10.5 करोड़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब एज अ बायर और एज अ सेलर दोनों सिचुएशन में इसके ऊपर टीडीएस और टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है करंट ईयर में, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो करंट ईयर में टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन लग जाते हैं इसके ऊपर। He generally purchases goods from car accessories and company only। तो एक कंपनी है कार एसेसरीज एंड कंपनी, सिर्फ उसी से यह सामान खरीदता है जनरली, आमतौर पे। ये जो कंपनी है कार एसेसरीज एंड कंपनी, ये मैन्युफैक्चरर है और बेचता है स्पेयर पार्ट्स, डायरेक्टली भी बेचता है कस्टमर को, और साथ साथ में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी बेचता है। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका नाम है carparts.com। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर दो तरीके से माल बेच रहा है, एक तो वो डायरेक्टली ग्राहक को माल बेचता है और दूसरा वो अपना एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचता है। दोबारा से सुन लीजिए, सुभाष नाम का एक व्यक्ति है जो कि कार एसेसरीज में डील करता है, कार एसेसरीज बेचता है। पिछले साल का टर्नओवर 10.5 लाख करोड़ का है, 10 करोड़ से ज्यादा का है। करंट ईयर में इसने कुछ सामान खरीदा है एक मैन्युफैक्चरर से। वो जो मैन्युफैक्चरर है वो दो तरीके से माल बेचता है, वो एक तो माल बेचता है डायरेक्टली और दूसरा बेचता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो दो तरीके हैं।
ये जो कार एसेसरीज एंड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है, उसका टर्नओवर पिछले साल का 15 करोड़ है। तो बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10-10 करोड़ से ज्यादा का आ रहा है। आगे ध्यान से देखिएगा, द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ परचेसेस विच आर डन बाय सुभाष फॉर द करंट ईयर आर एज अंडर। सुभाष का करंट ईयर का आपको डाटा दिया हुआ है, सुभाष ने क्या क्या खरीदा। ध्यान से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। सुभाष ने कुछ सामान खरीदा है 40 लाख रुपए का, जिसके ऊपर जीएसटी बनता है 7,20,000 रुपीज का। टोटल वैल्यू बनती है 47,20,000 रुपीज। हमें टोटल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें 40 लाख का उसने सामान खरीदा, जीएसटी का अमाउंट 720 बनता है। ये सामान कब खरीद रहा है? उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ था 15 मई को और पेमेंट उसने करी थी 2 जून को। ध्यान रखना, ये ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2021 से पहले हो रही है। तो जब ये ट्रांजैक्शन जुलाई 2021 से पहले हो रही है तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर देयर विल बी नो टीडीएस। लेकिन कोई बात नहीं, टीडीएस नहीं होगा ना हो, टीसीएस तो होगा। टीसीएस तो होगा। टीसीएस तो पिछले साल इंट्रोड्यूस हो चुका था, टीसीएस तो होगा। तो दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो टीसीएस तो करेगा, बायर टीडीएस नहीं करेगा। जुलाई से पहले की ट्रांजैक्शन है। इसी प्रकार से ये वाली ट्रांजैक्शन देखिए, जून की है, पेमेंट भी जून में हो रही है, 15 लाख की ट्रांजैक्शन है। तो अगेन इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहेंगे। सो देयर विल बी नो टीडीएस, लेकिन टीसीएस अप्लाई होगा। मैं सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, 40 और 15 को ऐड किया तो 55 आ गया, 50 से ज्यादा हो गया। अब 50 से ज्यादा तो हो चुका है। अब फ्यूचर में जितने ट्रांजैक्शन होंगी सबके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। अब क्या कहता है, 28 अगस्त को ट्रांजैक्शन करी है, मतलब क्रेडिट किया है 28 अगस्त को, लेकिन पेमेंट करी थी 17 अगस्त को। तो बताइए, क्रेडिट और पेमेंट में से अर्लियर क्या है? अर्लियर है पेमेंट, 17 अगस्त। जब पेमेंट होती है तो टीडीएस किस अमाउंट के ऊपर होगा? टीडीएस का अमाउंट होगा ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अब आपने यहां पे इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा, फरवरी की ट्रांजैक्शन है, फरवरी में पेमेंट हो रही है, क्रेडिट पहले हो रहा है, तो अब आपने टीडीएस इस 10,50,000 के ऊपर टीडीएस काटना है। अब बताइए, अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है या नहीं? एग्जामिनर क्या कहता है? इन एडिशन टू अबव, Mr. Subhash also purchased spare parts of car accessories and company for 12 lakh rupees, inclusive of GST of 18% through carparts.com on 31st of December 2021. तो ये जो सुभाष है, सुभाष ने कुछ स्पेयर पार्ट्स और खरीदे हैं 12 लाख रुपए के, लेकिन ये 12 लाख के जो स्पेयर पार्ट्स परचेज करे हैं ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज ना करके उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर carparts.com के थ्रू परचेज करे हैं दिसंबर 2021 में। द पेमेंट वॉज मेड डायरेक्टली टू कार एसेसरीज एंड कंपनी ऑन 5th of January 2022. द पैन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय सुभाष, कार एसेसरीज एंड कंपनी एंड carparts.com। तो सबने आराम से पैन नंबर सबमिट किया हुआ है। द जीएसटी पोर्शन इज इंडिकेटेड सेपरेटली द इनवॉइसेज ऑफ द कार एसेसरी एंड कंपनी, बट इट इज नॉट शोन सेपरेटली व्हेन द गुड्स आर परचेज फ्रॉम carparts.com। तो अगर हम लोग, सुभाष अगर डायरेक्टली कार एसेसरी से गुड्स परचेस करता है तो जीएसटी अलग से दिखाई दे रहा है इनवॉइस में, लेकिन अगर वो परचेस करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो अलग से जीएसटी का अमाउंट दिखाई नहीं देता है इनवॉइस के ऊपर, मेंशन नहीं है इनवॉइस के ऊपर। 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, कहता है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड टू क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन, is Mr. Subhash required to do TDS in respect of purchase transactions which are made
directly with car accessory and company? If yes, when and what amount of TDS is to be done? तो ये कह रहा है कि सुभाष ने जो कार एसेसरी कंपनी से गुड्स खरीदे हैं उसके ऊपर क्या उसने TDS काटना है? अगर हाँ काटना है तो कब काटना है और कितना काटना है? तो आंसर है TDS तो काटना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा की हो रही है पूरे साल में और उसका अपना टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का भी है, तो सुभाष ने TDS तो काटना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन TDS कब काटना है? TDS कब काटना है? अब ध्यान से देखिएगा, TDS कब काटना है। मैंने आपको कहा कि पहली ट्रांजैक्शन में TDS नहीं होगा, दूसरी ट्रांजैक्शन में TDS नहीं होगा, लेकिन तीसरी ट्रांजैक्शन में TDS काटना है और वो भी इंक्लूसिव करके काटना है। तो 25,37,000 के ऊपर TDS कटेगा, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट हो रही है और TDS वो काटेगा कब? 17 तारीख को काटेगा, 17 अगस्त को। तो 25,37,000 का 0.1% कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया अपने टेबल में से। सो 25,37,000 का 0.1% आ जाता है 2537। तो 2537 का TDS काटना है इसने 17 अगस्त को, और इसके साथ साथ में 14 फरवरी और 28 फरवरी दोनों में से अर्लियर है 14 फरवरी। 14 फरवरी को 10,50,000 के ऊपर फिर से वो 0.1% का TDS काटेगा। तो दो ट्रांजैक्शन के ऊपर TDS काटा जाएगा और आपके सामने आंसर आ रहा है ये वाला बी, 2537 एंड 1050 ऑन 14 फरवरी। दिस इज द अमाउंट जिसके ऊपर वो TDS काटेगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया। आपको लगता है ना कितना आसान है? ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला आर्टिकल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी उन्होंने बहुत बहुत परेशानियां फेस करी होंगी, नहीं कर पाए होंगे वो। नेक्स्ट आइए, तो 194Q का प्रोविजन मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया। क्वेश्चन 2 पूछता है, एग्जाम में कहता है, इज कार एसेसरी कंपनी रिक्वायर्ड टू डू TCS in respect of a sale transaction with Mr. Subhash? If yes, then what amount of TCS has to be done? अब ये बड़ी सीधी सी बात है, जो मैन्युफैक्चरर है क्या उसने TCS काटना है? हाँ, TCS काटना है, लेकिन जहां पे TDS कट रहा है वहां TCS नहीं होगा। तो अब ऐसे केस में ये हुआ कि जो ऊपर की दो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वाली दो ट्रांजैक्शन, जो ऊपर वाली दो ट्रांजैक्शन है 15 मई वाली और 18 जून वाली, इन दो ट्रांजैक्शन के ऊपर TCS होगा, TDS नहीं होगा। तो TCS के दो प्रोविजंस हमारे पास आ गए यहाँ पे। तो TCS होगा दो अमाउंट्स के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा TCS होगा हमारे पास दो अमाउंट्स के ऊपर, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसमें भी एक बात का ये ध्यान रखिएगा, 50 लाख तक तो TDS होता ही नहीं है। तो जो भी TCS होगा वो 50 लाख के बाद ही होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। तो उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, टू विच आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट देन दैट इज़ अ वे आर लॉ मेकर आर सी इंस्टीट्यूट इज़। तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जैसा इनको अच्छा लग रहा है हम उस हिसाब से काम करें। तो 1 मिनट के लिए अगर मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं, यस। तो अब आप क्या करें, 47.2 लाख जो ये वाला अमाउंट है, इंक्लूसिव ऑफ टोटल पार्ट्स वाला जो है ये वाला, और 17,70,000 इसको भी इंक्लूड करें, प्लस 17,70,000 दोनों को इंक्लूड कर दें आप। तो अगर आप दोनों को इंक्लूड करते हैं 47.2 प्लस 17.7, ये आता है आपके पास 64.9 लाख। इसमें से सी इंस्टीट्यूट कहता है 50 लाख छोड़ देंगे हम लोग, जबकि मेरा मानना है कि पूरा 64.9 के ऊपर TCS होना चाहिए। सी इंस्टीट्यूट कहता नहीं, 50 लाख छोड़ दो, तो 14.9 लाख के ऊपर TCS करना है। तो 14,90,000 का 0.1% अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1490। तो आंसर सी आ जाता है 1490। टू विच आई डिसएग्री, पर्सनली आई डिसएग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए। द मोमेंट अमाउंट क्रॉसेस 50,
तो पूरे के ऊपर टीसीएस होना चाहिए। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अब टीसीएस पूरे 64.9 पे होना चाहिए, लेकिन सी इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं 50 लाख रुपए माइनस करके 14.9 पे करें, तो आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। एग्जाम में आप वैसे करके आना 50 लाख छोड़ के। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिनर पूछता है assume that Subhash has started the retail business in May 2021। मान लो सुभाष ने इसी साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता। अगर सुभाष ने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका मतलब पिछले साल का टर्नओवर इसका 10 करोड़ से कम का है, जीरो है टर्नओवर। पिछले साल टर्नओवर था ही नहीं, जीरो है, इसका मतलब 10 करोड़ से कम है। तो क्या करंट ईयर में सुभाष टीडीएस काटेगा? नहीं काटेगा। तो अगर सुभाष टीडीएस नहीं काटेगा तो क्या टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहेंगे? हर ट्रांजैक्शन में टीसीएस अप्लाई हो रहेगा? आंसर इज यस। तो आप ध्यान से पढ़ेगा। Assume that Subhash started the business in the current year, May 2021. In such case, would the answer of MCQ 1 and 2 be different? Obviously, answer is yes. If yes, then what would be the answer of MCQ 1 and MCQ 2? अगर ऐसा हो जाए तो MCQ 1 और MCQ का आंसर क्या होगा? तो मेरे बेटा ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें पहले TDS की, तो TDS तो होगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा सुभाष इज नॉट लायबल टू डू टीडीएस। तो टीडीएस तो होगा ही नहीं, टीसीएस होगा। और टीसीएस किस अमाउंट के ऊपर होगा? टीसीएस अब होगा टोटल अमाउंट के ऊपर, जितना भी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर टीसीएस होगा। आप देखिएगा हमने यहाँ पे दिया हुआ है टीसीएस जो होगा वो फिर अब टोटल अमाउंट के ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1490 के ऊपर होगा 50 लाख की लिमिट देने के बाद, और उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है उसके ऊपर भी टीसीएस होगा। तो आप एक काम कर देना, सारे फिगर्स को ऐड कर देना। सारे फिगर्स को ऐड करके ये सारे ये जो 4 फिगर्स हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो 4 फिगर्स हैं, चारों फिगर्स को ऐड कर दो और उसके ऊपर 0.1% लगा दो। करके देखते हैं। 47,20,000 प्लस 17,70,000 प्लस 25,37,000 प्लस 12,39,000, ये आ गया जी 102,66,000। 50 लाख रुपए छोड़ देना, जो कि सेल्स शूट कहता है 50 लाख रुपए छोड़ दो। तो अब इतना छोड़ने के बाद अब आपने इसके ऊपर 0.1% का टीसीएस करना है। 5266 का टीसीएस का अमाउंट आ जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पे 5266 दिया हुआ है? हाँ, मतलब अलग अलग अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से दिखाई दे रहेगा। अगर आप अलग अलग देखेंगे तो आपको आराम से बहुत आराम से दिखाई दे देगा। ये वाले फिगर देखिएगा, मैं यहाँ पे हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। मैं ये वाली फिगर जो मैंने हाईलाइट से दिखा दिया है, अगर आप इनको ऐड करके देखो तो आपके पास अमाउंट आ रहेगा 1490 प्लस 2537 प्लस 1239, ये अमाउंट आ गया 5266 का। ठीक है जी। तो ये 3 फिगर्स को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाता है। और इसको आप क्रॉस चेक एक बार फिर से कर लीजिएगा। ये जो ऑरेंज कलर का सर्कल है, इन 4 फिगर्स को ऐड करके 50 लाख रुपीस माइनस कर देना, 0.1% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, तो मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा। मुश्किल है, किसी भी लिहाज से आसान क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इसका आंसर हमारे पास आ रहा है सी। फिर एग्जामिनर पूछता है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में, आर द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस विद carparts.com, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इफ यस देन हु हैज टू डू टीडीएस या टीसीएस एंड एट व्हाट रेट द टीडीएस एंड टीसीएस इज टू बी डन। तो मेरे बेटा आंसर में देखिएगा, मैंने लिखा है carpart.com इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर and has to do TDS at the rate of 1% under 194O since the amount is more than 5 lakh rupees। तो आपने जो आंसर देना है वो होगा डी। कार पार्ट्स ने TDS काटना है 12 लाख के ऊपर 1% के हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट है, TDS 194O में कटेगा। भाई साहब इतना शानदार क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया, सी इंस्टीट्यूट ने बनाया, मज़ा आ गया भाई। जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया है कमाल का क्वेश्चन फ्रेम किया है भाई। किसी ने इंसान नहीं किया होगा ना, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होगा जिसने किया होगा, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में दे दिया तो कोई भी बेचारा नहीं कर पाएगा। फर्स्ट टाइम आ जाए क्वेश्चन ऐसा सामने,
भाई अगर मैंने जैसे अभी ये डिस्कस कर दिया, उसके बाद अब एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट जिन्होंने क्लास सुनी है वो तो आराम से कर जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। इफ मिस्टर सुभाष हैज नॉट फर्निश हिज पैन टू द कार एसेसरी कंपनी बट हैज फर्निश हिज आधार नंबर, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टीसीएस इन एमसीक्यू 2? भाई सीधी सी बात है, अगर पैन नंबर सबमिट नहीं करा है तो उस केस में टीसीएस के प्रोविजन क्या हो जाएंगे? उस केस में जो टीसीएस की प्रोविजन है वो आपका हो जाएगा 1% के हिसाब से इंस्टेड ऑफ 0.1%, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। एंड इस तरीके से टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, अलॉन्ग विद आरटीपी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर दिया। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स का जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट आया, और जो मेरे को लग रहा था आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस ली हैं, चाहे वो आपने अनअकैडमी पे ली हैं या काफ़ी टाइम पहले किसी ने अगर मेरे से पेन ड्राइव क्लासेस दी थी, तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेक्शन 234C बार बार किया था। और सेक्शन 234C में हम लोग ये बात बोलते थे कि साहब अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे एस्टिमेट्स करना पॉसिबल ना हो पाए, तो वहाँ पे 234C का जो इंटरेस्ट है 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ वो अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। तो ये 234C के ये प्रोविजंस कौन से हैं, इसको ध्यान से करिएगा। नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्टफॉल इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स if the shortfall is due to the underestimation or failure to estimate the amount of, या तो आपने अंडर एस्टिमेट किया या आपने बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं किया। किस चीज़ का? कैपिटल गेन्स। भाई पॉसिबल ही नहीं था मेरे पास एस्टिमेट करना, तो मैं इंटरेस्ट नहीं, वो एडवांस टैक्स नहीं दिया, तो गवर्नमेंट का कोई बात नहीं, इंटरेस्ट में नहीं लगे तुम्हारे से। कैजुअल इनकम्स, बिजनेस की इनकम, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और अब ये ज़रा सोचिए कि क्या डिविडेंड का अमाउंट एस्टिमेट कर पाना पॉसिबल होता है? आंसर इज नो। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड का अमाउंट आप एस्टिमेट कर लोगे, क्योंकि उसका परसेंटेज होता है। इक्विटी में कहाँ एस्टिमेट कर पाओगे? पता ही नहीं कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा पता ही नहीं होता। तो आप डिविडेंड को एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने कह दिया कि डिविडेंड को जब आप एस्टिमेट नहीं कर सकते तो हम डिविडेंड की वजह से भी हम आपके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस नहीं करने वाले। तो डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग द डीम्ड डिविडेंड, लेकिन हाँ एक डीम्ड डिविडेंड को छोड़ दिया, 222E को छोड़ दिया। लोन वाला अमाउंट था जो प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, उसको छोड़ के बाकी सारे डिविडेंड्स को इन्होंने हटा दिया। 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। In such case, no interest is payable if the entire tax is paid in the remaining installments, and if no installment is due, then the entire tax is paid by 31st of March. तो अगर आप 31 मार्च तक भी नहीं पे करते तब TDS की प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। लो मेरे बेटा, तो यहाँ पे जाके अमेंडमेंट्स की मैंने एक और क्लास आप लोगों के साथ कर दिया है। मैंने आपके साथ आरटीपी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। अब हमारी आखिरी क्लास बची है जिसके अंदर मैं आपके साथ टीडीएस ये जो अमेंडमेंट्स हैं एडवांस टैक्स के, सॉरी कैपिटल गेन्स के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। यूलिप पॉलिसीज के बारे में भी चर्चा करनी है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। आई हैव बीन थ्रू माय अप्स एंड डाउन्स इन द पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस बार लेट हुआ, बट आई एश्योर यू दैट फ्यूचर में अब इस तरह की और डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी। I wish you best of luck for your future endeavors and for your upcoming examination. Bye bye and take very good care of yourself. Love you all. Happy learning.